जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिसीज़ के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ। नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ। नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ क्या है? शरीर के लिए अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। सिंपल है कि मतलब नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मतलब जो व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ है ना, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। नंबर 2 देखिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपापचय, ठीक है, उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जल, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थों जल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है। ठीक, उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है? मतलब कौन से हमारे उत्सर्जित पदार्थ हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, मतलब जो हमारी कोशिकाएं उनमें उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप है ना, देखो परिणाम स्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे पदार्थों का निर्माण होता था। इन्हें ही उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का उत्सर्जन होता है, इनका ही उत्सर्जन होता है। अब क्या है? उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के प्रकार क्या हैं? मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन। ठीक है, मोड्स ऑफ एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन के प्रकार, या फिर टाइप ऑफ एक्सक्रेशन कह लो। ठीक है, या काइंड ऑफ एक्सक्रेशन कह लो। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जन। ठीक है, जो है टाइप ऑफ एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के प्रकार में नंबर 1 है अमोनिया उत्सर्जन। अमोनिया उत्सर्जन में क्या है? इसमें नाइट्रोजन, अमोनिया उत्सर्जन में अमोनिया उत्सर्जन इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में होता है। अमोनिया उत्सर्जन में नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में होता है। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जन में नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जलीय जीव, मछलियाँ, उभयचर। जो हैं अमोनिया उत्सर्जन के एग्जाम्पल। जलीय जीव, मछलियाँ, उभयचर। ठीक है, यूरिया उत्सर्जन इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिया के रूप में होता है। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जन में नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है, और यूरिया उत्सर्जन में
नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिया के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्तनपायी मनुष्य या मेढक। ठीक है, स्तनपायी या मनुष्य और मेढक। स्तनपायी मनुष्य और क्या है, मेढक। यूरिक अम्ल उत्सर्जन। ठीक है, यह है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिक अम्ल के रूप में होता है। समझ रहे, यूरिक अम्ल उत्सर्जन मतलब इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल में इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिक अम्ल के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए, पक्षियों, शरीरस्राव, कीटों। ठीक है, ये हैं यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के उदाहरण। हैं पक्षियों, शरीरस्राव और कीट। देखिए, सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड दस दियर एक्सक्रीशन ऑर्गन्स। कुछ प्रमुख जीव तथा उनके उत्सर्जी अंग। कुछ प्रमुख जीव तथा उनके उत्सर्जी अंग। देखिए, कुछ प्रमुख जीव तथा उनके उत्सर्जी अंग। देखिए, एक तरफ है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का नाम, और एक तरफ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग। ठीक है, एक्सक्रीटरी एक सेकंड रुकिए। एक तरफ है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, उत्सर्जी अंग। तो क्या है, जीव का नाम क्या है, अमीबा। अमीबा का उत्सर्जी अंग क्या है, शरीर की सतह तथा रिक्तिका। अमीबा। ठीक है, उत्सर्जी जीव का नाम क्या है, उत्सर्जी जीव का नाम है अमीबा। और क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है, शरीर की सतह तथा रिक्तिका। ठीक है, शरीर की सतह तथा रिक्तिका। अमीबा का उत्सर्जी अंग है शरीर की सतह तथा रिक्तिका। अब क्या है, आर्थ्रोपोडा। ये कीट इसमें आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में कीट आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा मलिएजी नलिका है उनका उत्सर्जी अंग। मेलिएजी नलिका के द्वारा उत्सर्जन करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा के कीट्स। आर्थ्रोपोडा वाले मेलिएजी नलिका है उनका उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट देखिए, झींगा का उत्सर्जी अंग है हरी ग्रंथियाँ। झींगा का उत्सर्जी अंग है हरी ग्रंथियाँ हैं झींगा की उत्सर्जी अंग। है हरी ग्रंथियाँ। फीता कृमि का उत्सर्जी अंग क्या है, फीता कृमि का उत्सर्जी अंग है फ्लेम कोशिकाएँ। ठीक है, फीता कृमि की उत्सर्जी अंग है फ्लेम केशिकाएँ, फीता कृमि का। मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी। मनुष्य का उत्सर्जी अंग है किडनी। और केंचुआ का उत्सर्जी अंग है नेक्रीडिया। केंचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है, केंचुआ का उत्सर्जी अंग होता है नेक्रीडिया। ठीक है, नेक्रीडिया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मूत्र, यूरिन के बारे में। मूत्र यानी कि यूरिन। मूत्र का रासायनिक संघटन। पहले हम पढ़ेंगे मूत्र का रासायनिक संघटन। जल 95% होता है और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। मतलब मूत्र में 95% जल होता है। देखिए, जल 95%, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। मूत्र में 95% जल होता है और क्या कहते हैं,
और 5% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मूत्र में। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं। कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं। कार्बनिक अम्ल होता है यूरिक अम्ल हो जाएगा, केरीटीन हो जाएगी, ठीक है, क्रेटीन हो जाएगी, क्रेटिन, यूरिक अम्ल, क्रेटिन, यूरिया बेंजोइक अम्ल, हैप्यूरिक अम्ल आदि। ठीक है, यूरिक अम्ल, क्रेटिन, यूरिया बेंजोइक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल आदि ये हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, ये सब है कार्बनिक अम्ल। अब देखिए अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है। खनिज अमोनिया अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, खनिज अमोनिया आदि। ठीक है, कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं। यूरिक अम्ल, क्रेटिन, यूरिया बेंजोइक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल आदि। और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। खनिज अमोनिया आदि। ठीक है, मूत्र का हल्का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का हल्का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है मूत्र का हल्का पीलापन। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का हल्का पीला रंग। ठीक है, अब क्या है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मानव उत्सर्जित अंग। ठीक है, हमारे उत्सर्जी तंत्र के मुख्य भाग हैं। देखिए मतलब हमारे उत्सर्जी तंत्र के मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं। वृक्क जिसे कहते हैं किडनी, मूत्र नलिकाएँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क, किडनी, मूत्र नलिकाएँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। देखिए हम इसे समझेंगे एक फिगर से, चित्र से समझेंगे इसके बारे में सब कुछ। ये होता है हमारा वृक्क का चित्र। ठीक है, ये होता है वृक्क का चित्र। और ये यहाँ पर ये है ना, ये बने हुए जो होती हैं रीनल धमनियाँ। ठीक है, रीनल धमनियाँ ये होती हैं रीनल धमनियाँ। ये आई हुई है ना, ये है रीनल धमनियाँ। और ये इसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये किडनी के ऊपर होता है लगा हुआ। किडनी के ऊपर होता है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। ठीक है, किडनी के ऊपर होता है अधिवृक्क ग्रंथियाँ और ये होती है किडनी। ठीक है, ये होती है किडनी। और जो ये नीचे वाली जो लाइन गया पाइप टाइप, ये है रीनल सिरा। ठीक है, रीनल सिरा, क्योंकि यहाँ से भी जुड़ा है ना, ये आया देखो रीनल सिरा। ठीक है, और ये पाइप आया ये यहाँ तक, ये होते हैं मूत्र नलिकाएँ। और ये है ना, ये है मूत्राशय और ये है मूत्रमार्ग। ठीक है, आराम से देखिए, ये है हमारी किडनी का यानी कि वृक्क का चित्र। देखिए ये है हमारे चित्र का किडनी का चित्र, एकदम बराबर साफ एक एक अंग है और ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किडनी वृक्क के बारे में। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे किडनी यानी कि वृक्क के बारे में। मनुष्य में वृक्क मुख्यतः उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये। मनुष्य में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मतलब वृक्क है ना जो किडनी मनुष्य के शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। किडनी मनुष्य के शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। देखिए प्रत्येक मनुष्य में वृक्क की संख्या एक जोड़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में वृक्क की संख्या एक जोड़ी होती है। यह लाल भूरे रंग की राजमा के दाने की समान संरचना होती है। मतलब वृक्क ना, यह लाल भूरे रंग की राजमा के दाने
की दाने के समान संरचना होती है। ठीक है, इसकी लाल भूरे रंग की और राजमा के दाने के समान संरचना होती है वृक्क की। प्रत्येक किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, किडनी की लंबाई कोई पूछे तो 10 से 12, चौड़ाई पूछे तो 5 से 7 और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक किडनी एक झिल्ली नुमा संरचना में स्थित होती है। प्रत्येक किडनी एक झिल्ली नुमा संरचना में स्थित होती है, जिसे वृक्क खोल कहा जाता है। किडनी एक झिल्ली नुमा संरचना में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृक्क खोल। ठीक है। रीनल धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर वृक्क। ठीक है, ये देखिए रीनल रुधिर के बारे में बता रहे हैं। क्या है? रीनल धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर वृक्क में लाया जाता है तथा छानने के पश्चात यह रीनल सिरा द्वारा वृक्क से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और कोई पूछे कि किडनी में अशुद्ध रुधिर लाने का कौन लाता है, तो कहना कौन लाता है? रीनल धमनी। और बाहर कौन ले जाता है? रीनल सिरा। ठीक है, ये रीनल धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर वृक्क में लाया जाता है तथा छानने के पश्चात रीनल सिरा द्वारा वृक्क से बाहर निकाला जाता है। वृक्क के मुख्यतः दो भाग होते हैं। नंबर 1 बाहरी भाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को मेडुला। ठीक है, वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और तथा अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक किडनी का औसत भार 120 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक है, प्रत्येक किडनी का औसत भार 120 से 170 ग्राम तक होता है। किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, वृक्काणु है। ठीक है, ये वृक्काणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये होगा वाह। एक सेकंड रुक जाइए। किडनी जैसे हम वृक्क कहते हैं, किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, वृक्काणु कहा जाता है। किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे वृक्काणु के बारे में। नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। नेफ्रॉन्स क्या है? प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख महीन कुंडलित नलियाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख महीन कुंडलित नलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 10 लाख महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। अगर कोई कहे कि मतलब जो वृक्क में महीन नलिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो कहना है नेफ्रॉन्स कहते हैं या फिर वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, वृक्काणु बोमेन्स
संपुट संपुट प्लस ब्रक नलिकाएँ, ठीक है। बोमेन संपुट ठीक है। बोमेन संपुट व ब्रक प्लस ब्रक नलिकाएँ, ठीक है। ब्रकाणु में क्या क्या पाया जाता है? ब्रकाणु में पाया जाता है बोमेन संपुट और प्लस ब्रक नलिकाएँ, बोमेन संपुट और ब्रक नलिकाएँ। नेक्स्ट देखिए ब्रोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ठीक है। बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस मिलके बनाती हैं मेलपीथियम बॉडी। ये बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस मिलकर बनाती हैं मेलपीथियम बॉडी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बोमेन संपुट है ना, बोमेन संपुट उसे कहते हैं बोमेन संपुट, ठीक है। मेलपीथियंस बॉडी, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बोमेन संपुट, ठीक है। बोमेन संपुट। अब हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस यह पतली केश नलिकाओं का जाल होता है जिनकी क्या है? पतली नलिकाओं का जाल होता है जिनकी सहायता से अशुद्ध रुधिर को लाया जाता है तथा छानने के पश्चात शुद्ध रुधिर को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस मतलब वैसे तो शरीर से अशुद्ध रुधिर बुलाती हैं, मतलब रीनल धमनियाँ, मगर उसके अंदर कौन ले जाता है? ये पतली पतली केश नलिकाओं तक लाती हैं रीनल धमनियाँ। फिर अंदर ब्रक में कौन ले जाता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस का काम है ब्रक के अंदर छानने के लिए रुधिर को ले जाना और शुद्ध रुधिर को ब्रक के बाहर ले लाना, फिर वहाँ से रीनल सिराएँ वापस ले जाती हैं, ठीक है। यही इसका ग्लोमेरुलस का कार्य है, ठीक है। यह पतली केश नलिकाओं का जाल होता है जिनकी सहायता से अशुद्ध रुधिर को लाया जाता है तथा छानने के पश्चात शुद्ध रुधिर को बाहर निकाला जाता है। अब आ जाइए बोमेन संपुट के बारे में। बोमेन संपुट यह कप के आकार की संरचना होती है जो ग्लोमेरुलस को घेर कर रखती है। क्या है? बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को घेर के रखती है। बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस को घेर के रखती है। यह बोमेन संपुट कप के आकार की संरचना होती है। बोमेन संपुट यह कप के आकार की संरचना होती है जो ग्लोमेरुलस को घेर कर रखती है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है? अब है ब्रक नलिकाएँ पीसीटी समीप्त कुंडलित नलिकाएँ, ठीक है। पीसीटी की फुल फॉर्म है समीप्त कुंडलित नलिकाएँ। समीप्त कुंडलित नलिकाएँ। और दूसरी कौन सी है? हेनले का लूप, ठीक है। हेनले का लूप दूसरी है ब्रक नलिकाएँ, हेनले का लूप और डीसीटी दूरस्थ, यह समीपस्थ कुंडलित नलिकाएँ हैं। और यह दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीपीसी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिकाएँ, डीपीसी मतलब दूरस्थ कुंडली नलिका। ब्रक नलिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं: पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएँ, और हेनले का लूप,
और तीसरा DCT दूरस्थ कुंडलित नलिकाएँ। वृक्क नलिकाएँ होती हैं 3 प्रकार की। पहले हम पढ़ेंगे PCT मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका पहले हम पढ़ेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में, PCT के बारे में। बोमेन संपुट से जो कुंडलित नलिकाएँ निकलती हैं उन्हें PCT नलिका कहा जाता है। मतलब जो बोमेन है ना, बोमेन संपुट जो कप के आकार की आकृति है जिसकी, ठीक है, उससे से जो कुंडलित नलिकाएँ निकलती हैं, उसी से जो कुंडलित नलिकाएँ निकलती हैं उसे ही PCT नलिका कहा जाता है। कोई अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बोमेन संपुट से निकलने वाली कुंडलित नलिकाएँ क्या कहलाती हैं, तो कहलाती हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या फिर PCT। अगली नेक्स्ट देखिए हेनले का लूप। हेनले का लूप देखिए, यह न्यू आकार की नलिका होती है, ठीक है। ये न्यू आकार की नलिका होती है जिसमें उचित सांद्रता के साथ मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। हेनले के लूप में उचित सांद्रता होगा ना, सांद्रता दामेरा होगा, ठीक है। उचित सांद्रता के साथ मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। हेनले का लूप न्यू आकार की नलियाँ होती हैं और क्या है, जिसमें उचित सांद्रता के साथ मूत्र का निर्माण होता है। नंबर 3 की देखिए DCT दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में। यह नलिका हेनले लूप को संग्रहण नलिका से जोड़ती हैं, ठीक है। कोई मुझे हेनले लूप को संग्रहण नलिकाओं से कौन जोड़ता है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएँ हेनले के लूप को संग्रहित नलिकाओं से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिकाएँ हेनले का लूप को संग्रहित नलिकाओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये आप पढ़िए मूत्र वाहिनियाँ, ब्रेटर्स, ठीक है। मूत्र वाहिनी जिसे बोलते हैं ब्रेटर्स मूत्र वाहिनी। अब देखिए मूत्र वाहिनी के बारे में। मूत्र वाहिनी क्या है, यह एक नली नुमा संरचना होती है, ठीक है। ब्रेटर्स क्या है, यह एक नली नुमा संरचना होती है जो प्रत्येक किडनी के नीचे की ओर निकलती है। इसकी सहायता से मूत्र को मूत्राशय तक लाया जाता है, ठीक है। मूत्र वाहिनियों का क्या कार्य है, मूत्र को मूत्राशय तक लाने का कार्य कौन करता है, मूत्र वाहिनियाँ, ठीक है। मूत्र वाहिनियों का ज़्यादा कोई खास मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है कि यह एक नलीनुमा संरचना होती है जो प्रत्येक किडनी से नीचे की ओर निकलती है। इसकी सहायता से मूत्र को मूत्राशय तक लाया जाता है। अब देखिए मूत्राशय के बारे में। मूत्राशय क्या है, मूत्राशय यूरिनरी
ब्लैडर्स, ठीक है। यूरिनरी है, यूरिनरी है यार, सॉरी यार, समझ में नहीं आया ये आ रहा क्या, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। URINARY है, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर उसे कहते हैं मूत्राशय। यह एक पारदर्शी थैलीनुमा संरचना होती है, जिससे कुछ समय के लिए मूत्र का संचयन किया जाता है। मूत्राशय एक पारदर्शी थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्राशय एक पारदर्शी तथा थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें कुछ समय के लिए मूत्र का संचयन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मूत्र मार्ग, यूरेथस, ठीक है। यूरेथस मूत्र मार्ग, URETH, यूरेथस, ठीक है। मूत्र मार्ग क्या है? यह एक झिल्ली नुमा संरचना है जिसकी सहायता से मूत्र को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। मूत्र को किससे बाहर निकाला जाता है? मूत्र मार्ग से। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र मार्ग एक झिल्ली नुमा संरचना है जिसकी सहायता से मूत्र को बाहर निकाला जाता है, प्रतिदिन लगभग 1 से 8.8 लीटर 1.8 लीटर का निष्कासन, ठीक है। हाँ, निष्कासन होता है, ठीक है। 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है 1.5 से 2 लीटर तक, ठीक है। 1.5 से 2 लीटर तक, या फिर अप्रोक्स 1 से 1.5 लीटर से 2 लीटर तक का मूत्र का निष्कासन होता है एक दिन में, या फिर एवरेज निकाला जाए एवरेज तो 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है एक दिन में, ठीक है। pH वैल्यू, मूत्र की pH वैल्यू क्या है? 4 से 8 या 6.4, ठीक है। मूत्र की pH वैल्यू है 4.4 से 8 या 6.4। तो क्या है नेचर इसकी कैसी हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगा थोड़ा अम्लीय, इसका नेचर हो जाएगा थोड़ा अम्लीय, क्योंकि pH प्रेशर पे जो 7 से ऊपर है वो होते हैं क्षारीय, जो 7 वो उदासीन, जो 7 से नीचे वो अम्लीय, तो थोड़ा अम्लीय, ठीक है। क्या है? मूत्राशय की प्रकृति हो जाएगी थोड़ी अम्लीय, ठीक है, थोड़ा अम्लीय, ठीक है। अपोहन डालिसिस मूत्र को छानने की प्रक्रिया, ठीक है। मूत्र को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन या फिर डालिसिस। मूत्र को छानने की प्रक्रिया को अपोहन या डालिसिस कहते हैं। डालिसिस कहते हैं मूत्र को छानने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो कुछ क्वेश्चन है जो हम अपनी बायो कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। उसमें क्या कहते हैं, किडनी के बारे में सब कंप्लीट कर लिया था हमने पीछे। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। पैतृक जीवों से नए जीवों के उत्पादन होने की प्रक्रिया जनन कहलाती है, ठीक है। पैतृक जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया जनन कहलाती है।
नए जीव या फिर संतति, नए जीव या फिर संतति, नए जीव या फिर संतति। ठीक है, रिप्रोडक्शन में नए, अब नेक्स्ट नए जीव या फिर संतति। अब देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 लैंगिक जनन और नंबर 2 अलैंगिक जनन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहले हम पढ़ेंगे जन कोशिका, सेक्स सेल। ठीक है, जन कोशिका सेक्स सेल, सेक्स सेल। ठीक है, सेक्स सेल दो प्रकार की होती है। देखिए नरलिंग कोशिका, जैसे या फिर इसे कहते हैं मेल गैमेटस। ठीक है, गैमेटस, मेल गैमेटस। नरलिंग कोशिका, जनन कोशिका को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 नरलिंग कोशिका और मादा लिंग कोशिका, फीमेल गैमेटस। ठीक है, गैमेटस, फीमेल गैमेटस। जनन कोशिका यानी कि सेल, सेक्स सेल को दो भागों में बांटा गया है, नरलिंग कोशिका में और मादा लिंग कोशिका में। अब हम पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, टाइप में अलैंगिक जनन। ठीक है, एक्सोल रिप्रोडक्शन, एक्सोल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन, जनन की यह प्रक्रिया जो बिना लैंगिक कोशिकाओं के संपन्न होती है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या है? जनन की यह प्रक्रिया जो बिना लैंगिक कोशिकाओं के संपन्न होती हैं, बिना कोशिकाओं के संपन्न होती हैं, अलैंगिक जनन कहलाती हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं देखिए, अलैंगिक जनन की विशेषताएं। नंबर 1 एक जीवी प्रक्रिया। ठीक है, एक तो ये एक जीवी प्रक्रिया है। बड़े हाथ लिया यार फोन, धुंधला हो रहा ना। अलैंगिक जनन की विशेषता, अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है? एक जीवी प्रक्रिया है और जनन की तीव्रगामी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन में जनन की तीव्रगामी प्रक्रिया है और एक जीवी प्रक्रिया है, एक जीवी प्रक्रिया। और तीसरी विशेषता देखिए इसकी, समान जीव की उत्पत्ति, समान जीव की उत्पत्ति होगी। और नंबर 4 देखिए इसकी अलैंगिक जनन की विशेषता, जनन इकाई पैतृक जीव के शरीर या कोई भाग अथवा संपूर्ण जीव हो सकता है। ठीक है, जनन की चौथी विशेषता देखिए, मतलब जनन इकाई पैतृक जीव के शरीर का कोई भाग अथवा संपूर्ण जीव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ हैं? अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ हैं, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन। ठीक है, और बीजाणु जनन, और क्या है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार का होता है, कटेन या फिर दाब लगाना या फिर कलम लगाना। ठीक है, कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार का होता है, कटेन, दाब लगाना या फिर कलम लगाना। तो हम पहले हम पढ़ेंगे विखंडन, फिशन। ठीक है, फिशन पहले हम पढ़ेंगे, विखंडन जिसे कहते हैं फिशन। ठीक है, विखंडन पहले हम पढ़ेंगे। विखंडन में नंबर 1 होता है द्विविखंडन और बहुविखंडन। विखंडन कितने प्रकार होता है? फिशन होता है 2 प्रकार का, द्विविखंडन और बहुविखंडन। पहले हम पढ़ेंगे द्विविखंडन के बारे में। देखिए, यह प्रक्रिया में पैतृक जीव का शरीर 2 भागों में टूट जाता है तथा हर एक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है।
द्विविखंडन प्रक्रिया, यह प्रक्रिया में पैतृक जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है तथा हर एक भाग से नए जीव की उत्पत्ति हर एक नए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस विधि में पैतृक जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, द्विविखंडन प्रक्रिया में पैतृक जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, द्विविखंडन प्रक्रिया में पैतृक जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल, अमीबा में द्विविखंडन। ठीक है, अमीबा में द्विविखंडन। देखिए, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसके चारों तरफ ये कोशिका झिल्ली होती है, बीच में ये केंद्रक होता है और इसमें ये भरा हुआ केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, ये होता है केंद्रक द्रव, और ये जब चलता है तो बीच से पतला हो जाता है। देखिए किस तरह से इसमें मतलब नए पैतृक जीवों की उत्पत्ति हो रही है। जब ये फिर थोड़ा सा चलता है तो ऐसे होता है, तो बीच से मतलब खिंचता जाता है, फिर ये बीच से टूट जाता है। जब बीच से टूट जाता है तो दो पैतृक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इसका अस्तित्व ये समाप्त हो जाता है और ये दो पैतृक कोशिकाओं में बन जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है द्विविखंडन प्रक्रिया। अब देखिए एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, अब ये बहुविखंडन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और थ्योरी इसके अपोजिट हो जाएगी। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, देखिए प्लाज्मोडियम, ये है इसका प्लाज्मोडियम और ये है केंद्रक, और इसमें होता है कोशिका द्रव भरा हुआ। ठीक है, कोशिका द्रव इसमें भरा हुआ होता है। और क्या है, प्लाज्मोडियम से ये देखिए नया प्लाज्मोडियम बन गया एक, और इसका अस्तित्व भी बना रहता है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन में पैतृक जीव का अस्तित्व भी बना रहता है और न्यू पैतृक कोशिका भी समान आकार की बन जाती है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन से देखिए एक प्लाज्मोडियम 1000 प्लाज्मोडियम बच्चों को जन्म देता है। एक प्लाज्मोडियम 1000 प्लाज्मोडियम बच्चों को जन्म देता है कुछ ही घंटों में। ठीक है, मुकुलन हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।